हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज एक मैं ऐसा टॉपिक कवर करने के लिए जा रहा हूँ जो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और इस टॉपिक का नाम है ओए। सो ओए आप लोगों ने स्कूल्स में, स्कूल तो नहीं बोलूँगा, कॉलेज में पढ़ा ही होगा, स्कूल में तो सुना ही होगा। सो अपने कॉलेज में पढ़ा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड होता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो वैसे एज रिलेटेड की वजह से हम लोगों को 40 ईयर्स को भी मतलब लोगों में देखने को भी मिल जाता है। सो गाइज आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ इसके कुछ मेजर पॉइंट्स, और फिर मैं आपको 5 मैजिकल एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आप घर में परफॉर्म करें या आपकी फैमिली में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप उन्हें करवाएं, और उसके बाद आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एक्सरसाइजेस। सो गाइज चलिए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो आजकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा जो नी है उसके अंदर जो गैप है वो इंक्रीज़ हो रहा है या गैप बढ़ रहा है हमारी हड्डियों के बीच में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि कभी भी हड्डियों के बीच में गैप बढ़ता नहीं है। असल में होता क्या है कि जो हमारी दोनों बोन्स होती हैं, टिबिया और फीमर, उन दोनों के बीच में जो कॉन्डाइल्स होते हैं उस कॉन्डाइल के बीच में कार्टिलेज होता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हो जाता है तो वो कार्टिलेज जो होता है डिजेनरेट होने लग जाता है। डिजेनरेट होने की वजह से बोन्स के बीच में गैप डिक्रीज़ होने लग जाता है। इंक्रीज़ नहीं होता है, गैप डिक्रीज़ होता है। अब गैप डिक्रीज़ होने की वजह से गाइस क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है पेन। तो पेन कौन से साइड पे होगा? पेन असल में हमारा जो मिडल साइड होता है, यानी हमारे घुटने के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट होता है वो उसी तरफ से पैरों में ट्रांसफ़र होता है। ग्राउंड में जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो मिडल साइड पे होता है, और वहीं साइड का मेनिस्कस, वहीं साइड का कार्टिलेज जो रहता है वही सबसे ज़्यादा डैमेज भी होता है। दूसरा आता है गाइस स्वेलिंग। तो स्वेलिंग जो आती है वो आपको देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि आसपास का जो हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, आपको एडिमा देखने को मिलेगा। सो गाइस ये दूसरी चीज़ रहती है। अब देखिए मैंने बताया पेन आता है, दूसरा मैंने बताया आपको स्वेलिंग आ जाती है, तीसरा गाइस रहता है क्रेपिटस। सो जो लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है वो लोग यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि भाई हम लोग जब वॉक करते हैं या हम लोग बैठते हैं या एकदम जब खड़े होते हैं तो हमारे घुटनों से आवाज़ आती है। अब ये क्रेपिटस आने का रीज़न क्या है? जो हमारा कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया, अब हमारी जो बोन्स हैं वो क्लोज आ गई हैं। सो बोन्स के क्लोज आने की वजह से क्या होता है, जब कभी भी आप खड़े होंगे तो वैसी जो बोन्स हैं वो भी आसपास में एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगी, तो आपको इसका जो वॉइस है वो क्रेपिटस की तरह आता है। और ये बहुत इतना ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, मगर जो लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि हमारे इसमें जो है आवाज़ आ रही है, घुटने में से आवाज़ आ रही है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि हमारी बोन्स एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रही हैं तो उसकी वजह से जो बारीक बारीक से ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो कभी कभी आपने एक्सरे करवाया होगा या आपने सीटी करवाई होगी या एमआरआई, तो उसके अंदर रिपोर्ट्स में लिखा रहता है कि आपके जो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन है हो रहा है, मतलब मार्जिनल जो ऑस्टियोफाइट्स है वो ऑस्टियोफाइट्स निकल रहे हैं, और आपको जो नी जॉइंट है उसके आसपास में आपको ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलेंगे। इवन एक्सरे में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एक्सरे में भी देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद गाइज ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, पेन, स्वेलिंग और क्रेपिटस। फिर इसके बाद आगे क्या होता है? इसके बाद आगे की प्रोसेस में आता है स्टिफनेस। अब देखिए बोन्स हमारी जो है वो फ्रिक्शन कर रही हैं, हमारा कार्टिलेज डैमेज है, हमारे मेनिस्कस सही काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब पेशेंट जो है वो पैर मूव भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पेन इतना हो रहा है, तो फिर इसकी वजह से स्टिफनेस आने लग जाती है पैर के अंदर। सो स्टिफनेस में आप कई बार देखते होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स रहते हैं, कभी आप उनसे लेटने को सीधे बोलेंगे तो उनका जो पैर रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, तो उनके जो नी के नीचे है ना गैप आपको देखने को बहुत यूजुअली मिलता है। सभी लोगों में मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर यूजुअली देखने को मिलता है। तो वो लोग पूरा लेग सीधा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके नी के नीचे आपको गैप भी दिखेगा। अब देखिए स्टिफनेस भी हो गया। अब इसके आगे आ गया मसल वीकनेस। अब देखिए स्टिफनेस हो गई, आप मसल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं, तो अब आ जाएगी मसल वीकनेस। तो मसल वीकनेस में कौन कौन सी मसल वीकनेस देखने को मिलेंगी? हमारी मेजर जो मसल्स रहती हैं, क्वाड्रिसेप्स हो गई, थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग में देखने को मिलेगा, काफ मसल्स, एंटी ग्रेविटी मसल्स ज़्यादातर वही काम करती हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस आपको इसमें डिफॉर्मिटी देखने को भी मिल सकती है। अब देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप सोचेंगे यार ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोगों को कैसे डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी? सो गाइस जो हम लोग जो मसल्स रहती हैं कभी कभी अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो वीक हो जाती हैं। और इसी में मैं बीच में एक और चीज़ बता दूं कि बकलिंग देखने को भी मिलता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में। तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि हमारा भाई घुटना जो है वो छूट रहा है, या हमारे घुटने से एकदम से ऐसा लगता है कि वो
खुल गया है या वॉक करने में हमको दिक्कत आ रही है, तो फिर उस चीज़ में हम लोग को बहुत देखने को मिलता है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डिफॉर्मिटी की जो हम बात कर रहे थे, तो डिफॉर्मिटी में क्या डिफॉर्मिटीज़ मिलती हैं। सो गाइस, पहली डिफॉर्मिटी होती है फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हुआ है, जो कार्टिलेज हुआ है, कभी कभी वो क्या होता है कि जो हमारी बोन्स जो रहती हैं दोनों हमारे नी जॉइंट के बीच में, वो चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा नी जॉइंट ना खुल पाता है ना पूरा बैंड हो पाता है। तो उसकी वजह से फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को बहुत यूजली मिलती है। दूसरा गाइस रहता है जेनुवेरम। अब जेनुवेरम क्यों देखने को मिल रहा है? जेनुवेरम को हम बोलेग्स भी बोलते हैं। अब ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हमारे हिप के एडक्टर्स होते हैं, एबडक्टर्स जो होते हैं, वो वीक होने लग जाते हैं। तो हिप के एबडक्टर्स वीक होने की वजह से जो हमारा पेशेंट होता है, जो भी घर में आप देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो भी जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, वो फिर वॉक इस तरीके से करते हैं जैसे कि वेडलिंग गाइड कर रहे हैं। वेडलिंग गेट आपने देखा होगा, डग वॉकिंग जैसे करते हैं, वो उस तरीके से वॉक करने लग जाते हैं। तो ये जो हिप जॉइंट है, इसके आसपास की जो एबडक्टर हमारी मसल्स होती हैं, इनके वीक होने की वजह से हम लोगों को जेनुवेरम या बोलेग्स भी देखने को मिलता है। सो ये दो डिफॉर्मिटीज़ हैं जो बहुत यूजुअली हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और इसके बाद गाइस, मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग से सारी एक पॉइंट बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेन आता है, फिर मैंने आपको बताया स्वेलिंग आती है, फिर मैंने आपको बताया स्टिफनेस आती है। स्टिफनेस के बाद मैंने आपको बताया कि जो मसल्स वीक हो जाती हैं और मसल्स डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है, वो मैंने आपको बताया। अब मैं इससे रिलेटेड आपको जल्दी से 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताता हूँ जिसको आप कुछ भी सीक्वेंस में करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको ये 5 एक्सरसाइजेस इतनी इफेक्टिव लगेंगी कि आप इनको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपके देखिए, पहले ऐसा होता था कि जो पर्टिकुलर एक पॉइंट होता था, हम लोग सिर्फ उसी जगह ट्रीटमेंट करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब हम एज अ होल बॉडी में जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसको पूरा ट्रीट करते हैं। तो हम लोग आज की एक्सरसाइज में क्या क्या करेंगे? हम लोग हिप जॉइंट के एबडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ये पर्टिकुलर, और हम लोग काफ की स्ट्रेचिंग भी करेंगे। तो ये पूरा एज अ होल आप करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर आप ये एक्सरसाइजेस घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइजेस हैं और आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत अच्छा इसमें महसूस होगा। सो गाइस, देखिए, ये जो है पहली एक्सरसाइजेज है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपको टॉवेल जो है वो नी के नीचे रखना है और फिर आपको अपना जो नी है उसको अच्छी तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए, ये मैंने नी को एक्सटेंड किया और गाइस जो फुट है वो आपको अपनी तरफ पुल करके रखना है। इससे क्या होगा गाइस, आपकी जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। अब देखिए, ये मैं पहली एक्सरसाइज जो करके बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। टॉवेल आपको नी के नीचे प्लेस करना है और फिर आपको जो अपना नी है वो अच्छे से एक्सटेंड करना है और जो अपना फुट है उसको अपनी तरफ खींच के रखना है, डॉर्सिफ्लेक्शन करके रखना है। ये पहली एक्सरसाइज थी। अब गाइस, ये दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में गाइस क्या करना है कि आपको टॉवेल वापस नी के नीचे प्लेस करना है, मगर इस बार आपको पैर उठाना नहीं है। आपको जो फुट है वो बेड के ऊपर ही टच रहना चाहिए और आपको जो टॉवेल है उसको नी के नीचे प्रेस करना है। ये देखिए, मैं आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ। आपको इसको 10 to 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। आप इसको आराम से प्रेस करके रखिए, फिर रिलीज़ कर लीजिए। देखिए, मैंने रिलीज़ कर दिया और आपको लगातार ये करना पड़ेगा। तो कितने रिपीटिशंस करना है मैं फिर से बताऊंगा। ये देखिए, मैंने इसे फिर से प्रेस किया, आप देख रहे हैं टॉवेल नी के नीचे प्लेस है। मैं इसको आराम से पूरा प्रेस कर रहा हूँ। मैंने इसे फिर रिलीज़ किया, देखिए मैंने इसे फिर से प्रेस किया। सो गाइज़, ये आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब गाइज़, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में देखिए, जो अपनी हिप एबडक्टर्स हैं आपको वो स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हिप एबडक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, जो कि नॉन अफेक्टेड साइड है, आपको उसको फोल्ड कर लेना है और फिर आपको हिप एबडक्टर्स के लिए पैर को उठाना है सीधे और आपको उसको फिर लेटरल साइड पे लेके जाना है। अब आप देखिए, फ्लोर से मतलब बेड की फ्लोर से मेरा पैर जो था वो ऊपर था, आराम से बाहर गया, मैंने आराम से उसको एबडक्ट किया। इससे हिप एबडक्टर्स स्ट्रॉन्ग होगी गाइस। हिप एबडक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। नहीं तो वेडलिंग गेट वगैरह जैसे चलते हैं पेशेंट्स, हिप एबडक्टर्स वीक हो जाने की वजह से, तो वो सारी चीज़ें आप उसको सबसाइड कर सकते हैं। तो आपको पैर उठाना है, साइड में लेके जाना है, फिर वापस सीधे लेकर आना है और आराम से रख देना है। गाइज़, ये थी हिप एबडक्टर की एक्सरसाइज। अब गाइस, मैं आपको चौथी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। देखिए, चौथी एक्सरसाइज के लिए फिर से ध्यान दीजिए। आपने नॉन अफेक्टेड साइड को फोल्ड कर लिया आराम से। ये वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आपने जो हिप है उसको एक्सटर्नली पूरा रोटेट किया और फिर आपने हिप को जो डॉर्सिफ्लेक्शन था अपना फुट का किया और फिर आपको लेग को आराम से उठाना है ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक और आपको इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर होल्ड करके रखने के लिए गाइस कम से कम 10 से 15 सेकंड तक आप होल्ड करके रखिए और फिर आप आराम से इसको धीरे धीरे नीचे आने दीजिए।
VMO स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नी पेन के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, बहुत कारगर होती है। तो जिन लोग के भी पेन में नी में पेन है वो लोग ऐसा करें। अब देखिए मैं फिर से आपको करके बता रहा हूँ। आपको हिप को एक्सटर्नली रोटेट करना है, डॉर्सिफ्लेक्स करना है और फिर इसको 30 डिग्री तक ऑलमोस्ट इसको उठा के रखना है। 10 to 15 सेकेंड्स आपको इसको होल्ड करना है। अब गाइस इसके बाद मैं आपको ये 5वीं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो 5वीं एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिए गाइस। इसमें हमको हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है और काफ को स्ट्रेच करना है। नी को जैसे ही मैंने हिप को देखिए, जैसे ही मैंने नी को यहाँ पर पकड़ लिया है और फिर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो इससे मेरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नी को एक्सटेंड करना है, तो इससे जो हमारी काव्स हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगी। आपको देखिए मैं आपको उंगली से बता रहा हूँ, ये आपको पूरा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। आप जैसे इसको चेस्ट की तरफ पुल करेंगे ये आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेगी और फिर आप जैसे नी को एक्सटेंड करेंगे ये आपकी जो काव्स हैं उसको स्ट्रेच करेगी। सो गाइज़ ये दोनों मसल्स को आपको करना है। आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है और फिर आपको जो हमारी काव्स हैं वो भी आपको पूरी तरीके से स्ट्रेच करनी है। सो गाइज़ जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी कि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत छोटी चीज़ में कंपाइल करूं। मैंने आपको उसकी बेसिक चीज़ें बता दी। उसके बाद मैंने आपको 5 ही ऐसी एक्सरसाइज बताई हैं। मैंने देखी एब्डक्टर की स्ट्रेंथनिंग बताई, आपको VMO की स्ट्रेंथनिंग बताई, काफ की स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग बताई और मैंने आपको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग और डॉर्सिफ्लेक्शन करना बताया। सो गाइज इसके अलावा और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि जो रेसिस्टिव बैंड्स आते हैं या लूप्स आते हैं उसमें आप एब्डक्टर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि और काफ की जो स्ट्रेचिंग होती है, आप किसी स्टेयर पे खड़े हो जाइए और आप अपना हाफ फुट बाहर निकालिए और फिर आप अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करिए। इससे भी काफ आपकी एक्टिविटी भी करेंगी और फिर आप नीचे आके जितना हो सकता है लो करने की कोशिश करिए, तो आप इससे काफ स्ट्रेच कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मगर अगर आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उससे डील करना है तो ये मैंने 5 एक्सरसाइज आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको और एक्सरसाइज चाहिए या अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो फ़ोन पे आप मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। आप कोशिश करिए कि आप मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लें और अगर आपको कोई और भी चीज़ लगती है कि आपको पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये वीडियो कैसे लगी, ये आप मुझे बताइए। आप जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिनको भी फैमिली में किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नी पेन है, आप उनसे भी ये शेयर करिए क्योंकि नी पेन में भी ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत कारगर हैं। लोगों से बोलिए आप इसको वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए, ये आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए है। थैंक यू।